हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और चैप्टर 1 को कवर करते हम क्लास 7 के चैप्टर 2 को भी कवर किए हुए हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत ही रिलेटेड थे और उसके साथ ही साथ हम लुसेंट के कुछ फैक्चुअल चीज़ों को भी शामिल किया था जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो हम स्पेशली फोकस किए हुए हैं बीपीएससी पर, और बीपीएससी के अलावा अन्य स्टेट पीसीएस की आप तैयारी करते हैं या फिर दरोगा वगैरह की तैयारी करते हैं तो ये लगभग हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर प्रश्न जाने की बहुत कम चांसेज होती है और लगभग 60 to 80% चीज़ें कवर हो जाती है यहाँ से। तो एक बार आपको खुद से या फिर मेरे साथ तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, हो सकता है कि थोड़ा सा अगर आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कोई बात नहीं। एनसीईआरटी थोड़ा कड़वा भी है, लेकिन इसका जो परिणाम है बहुत ही मीठा होता है। तो यकीन मानिए कि आपका और मेरा ये प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आज है हमने लिया है चैप्टर 3 है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक, तंतु से वस्त्र तक। ठीक, तंतु से वस्त्र तक तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि तंतु किसको बोलते हैं और वस्त्र किसको बोलते हैं। वस्त्र वो है जो कि आप और हम पहने हुए हैं अभी, और ध्यान से अगर देखिएगा जो कुछ भी आप पहने हुए हैं तो बहुत पतला पतला रेशा से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत पतला पतला रेशा से मिलकर बना हुआ होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं तंतु। तो इस अध्याय में क्या पढ़ना है? सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ना भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट हमने ऑलरेडी 7-8 बार पढ़ चुका है और इसके बाद हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाए तो आप सजेशन के तौर पर कमेंट के रूप में बता सकते हैं कि क्या कुछ और नया किया जा सकता था या फिर क्या कुछ इसमें और ऐड ऑन किया जा सकता था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है और वही बताया जा रहा है कि जैसे आप एक कपड़ा से एक सूत खींचिए या फिर एक धागा खींचिए, वही क्या है? वही क्या है? वही तंतु है। ठीक, ये तंतु हमारे हम जिस तंतु को देख पाते हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। एक तो या तो वह जंतु से प्राप्त हो सकते हैं या तो वे पादप से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, अगर हम दूसरा विभाजन करना चाहें तो एक तो या तो वह प्राकृतिक से प्राप्त हो सकता है। ठीक, एक तो वह तो प्राकृतिक से प्राप्त हो सकता है, या फिर दूसरा जिसको हम खुद बना सकते हैं। क्या रेशा को हम खुद बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं जी। तो जिसको हम खुद बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कृत्रिम रेशा। क्या उसको हम बोलते हैं? कृत्रिम रेशा। अगर हम प्राकृतिक रेशा की बात करें तो इसी प्राकृतिक रेशा में एक तो हम पादप से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कॉटन हो गया। एक को तो हम पादप से प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा को हम जंतु से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपने अंगोरा का नाम सुना होगा। ठीक, लामा का नाम सुना होगा। अंगोरा हो गया, लामा हो गया, या फिर भेड़ हो गया, ऊँट हो गया। ठीक, ये इन के बालों से हम क्या करते हैं? रेशम की प्राप्ति करते हैं। लामा, भेड़ आदि हो गया। तो ये तो ओवरऑल एक हम आइडिया दे दिए कि इस में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो चीज़ प्राकृतिक से प्राप्त होता है वह चाहे पादप से भी प्राप्त हो सकता है या फिर जंतु से प्राप्त हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक तंतु। क्या? जैसे रुई तथा जूट को अगर आपने देखा होगा तो रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। रुई तथा जूट। ठीक है, रुई तथा जूट क्या है? अच्छा, ये जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो रुई तथा जूट पटसन के पादपों से प्राप्त होता है। वहीं जंतुओं की अगर बात करें तो जैसे ऊन जो है भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त की जाती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम के कीट, जो रेशमी तंतु होते हैं, जैसे सिल्क साड़ी बहुत ही फेमस होता है, तो वो कैसे बनता है? तो रेशमी जो तंतु होता है रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। किससे खींचा जाता है? तो रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता रहा है। बताया जा रहा है कि हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, वे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, और जिसका स्रोत या न तो पादप है
और नहीं जंतु है उसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेशा बोलते हैं या फिर संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ठीक, ये सभी क्या है तो संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण है। कुछ पादप तंतु की बात करते हैं, तो कुछ पादप तंतु की बात करें तो सबसे पहले इसमें कॉटन आता है, कॉटन यानी कपास, ठीक, और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कपास, और इसके लिए लगभग ये तो काली मिट्टी पर सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। कौन कैसी मिट्टी होनी चाहिए, तो काली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक, और सबसे ज़्यादा जो इसका उत्पादन होता है किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो गुजरात में हो जाता है, गुजरात में होता है, ठीक, गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा। अच्छा, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी भी है, क्या, रेगूर मिट्टी भी है इसका दूसरा नाम, ठीक। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, केवल ये बताया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, केवल रुई के बारे में बताया गया है, ठीक। और ये कहा गया है कि सीधे सी बात, एक रुई लीजिए और उसको आप बहुत पतला से पतला चीज़ें खींचने का प्रयास कीजिएगा तो आपको एक प्रकार का रेशा मिलेगा, ठीक। कपास गोलक है, यहाँ पर जूट की बात किया जा रहा है, जूट से संबंधित कुछ बातें हैं, ठीक। अच्छा, इसमें कुछ जैसे कपास का ओटना क्या है या फिर उसको बालों से हम अलग कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें है, तो देख लेते हैं क्या कुछ है। तो यही कह रहा है कि कुछ आप क्या कीजिए, रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए, परीक्षण कीजिए। ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। रुई कहाँ से आती है, इसे खेतों में उगाया जाता है साधारणतः। कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा, वहीं बताया जा रहा है कि क्या मृदा काली एवं जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल यानी कपास पादप के फल यानी कपास गोलक, ठीक है, देखिए होइएगा कि जो कपास का जो पौधा होता है उस पर इस प्रकार का फूल जैसा दिखता है। लगभग नींबू की माप के होते हैं, ठीक, कितने बड़े बड़े होते हैं, तो लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। जैसे ही पूर्ण परिपक्व होते हैं तो बीज क्या होते हैं, खुलकर बीज टूटकर खुल जाते हैं। तथा अब कपास तंतुओं के ढके बिनौले यानी कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है। इस समय खेत कपास के परिफूल यानी रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम से ढक लिया गया हो, और चारों ओर देखने पर खेत में एकदम उजला उजला ही दिखता है, इतना ज़्यादा श्वेत दिखता है जैसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर बर्फ बिछा दिया गया हो। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात हाथ से क्या किया जाता है, सबसे पहले उसके जो भी कपास के फूल होते हैं उसको तोड़ लिया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों का कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। अब बीज से उसको क्या किया जा रहा है, बीज से कपास के बीज से उस तंतु को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं, यानी बीज से अलग निकालना, इसको क्या कहते हैं, कपास का ओटना कहते हैं, ठीक। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक। अच्छा, ये क्लास 6 की बुक है तो इसमें ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ छोटी छोटी लेकिन गहरी मोटी बातें पूछ ली जाती है यहाँ से भी डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एग्जाम में। उसी को ध्यान में रखते हुए हम चल रहे हैं। जूट है यानी पटसन, जिसका दूसरा नाम क्या है, पटसन, और इसको आम बोलचाल के भाषा में पटुआ भी बोला जाता है। क्या, पटुआ भी बोला जाता है। यह दिखने में थोड़ा सा गोल्डन कलर का दिखता है, ठीक, इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। कब की जाती है, तो वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में उगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा पटसन की खेती कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में होती है, उसके बाद बिहार में होती है तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब इसके पौधे में जब फूल आने वाला होता है तब हम इसकी क्या करते हैं, कटाई कर देते हैं, ठीक। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। बढ़िया से क्या करते हैं, आप काट ली हैं, तना काट ली हैं, इस तने की कटाई करने के बाद हम क्या करते हैं, जल में क्या करते हैं, इन तनों को डुबो देते हैं कुछ दिन बढ़िया से।
इन तनों को डुबो देते हैं। फसल की कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने से तने गल जाते हैं। जो तना है, जो स्टेम है, वो क्या होते हैं, गल जाते हैं और इसके ऊपर केवल पटसन के तंतुए ही दिखाई देते हैं और उन्हें हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं के हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है, यानी अलग कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये जो तंतु है, इनको क्या किया जाता है, तागों में, जिसको हम आमतौर पर धागा भी बोलते हैं। अच्छा, धागा को भी आप ध्यान से देखिएगा ना, तो उसमें भी बहुत प्रकार के ऐसे ऐसे आपस में आपको देखने को मिल जाता है। मतलब एक गीटी लीजिए और गीटी में से भी आप क्या कीजिए, खींचने का प्रयास कीजिए, तो एक बहुत से पतला सा चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। जो सबसे पतला देखने को मिलेगा वो हमारा तंतु होता है। और जो जैसे गीटी होता है, गीटी कहने का मतलब है जिससे कपड़ा सिलाई किया जाता है, ठीक, उसको लीजिएगा तो वो स्पेशली मतलब उसको हम आमतौर पर हम तागा के रूप में जान सकते हैं, ठीक, परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। सूती तागे की कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ, आप शायद देखे होंगे, इस टाइप का होता है, ठीक, और यहाँ से कुछ ऐसे निकला हुआ रहता है। हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे तकली कहते हैं, टकली नहीं, तकली कहते हैं। हाथ में प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। बाद में गांधी जी इसको बहुत फेमस भी करते हैं, चरखा, ठीक, शायद नाम तो सुने ही होंगे आप। ये चरखा होता है, ठीक, इससे भी हम क्या करते हैं, तागों की कताई कर लेते हैं। ओके, हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति क्या है, तो चरखा है। चरखे का उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक पक्ष में लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने लोगों के हाथ में कते तागों से बने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चरखा है, ठीक, हमसे तो अच्छा ही बनाया है। बृहद पैमानों पर तागे की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, कताई के मशीनों से किया जा रहा है इसका। अरे यार, ठीक, अब हम बात करते हैं, तागा बन गया है, और तागे से अब हम वस्त्र बनाने की तरफ चलते हैं। तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ, इसमें से दो प्रमुख विधियाँ बुनाई तथा बंधाई है, ठीक। आप स्वेटर, घर पे स्वेटर बुनते हुए देखे होंगे किन्हीं को, ठीक, और दूसरा तो बंधाई होते, तो उसको बुनाई बोलते हैं। स्वेटर बुना जाता है, ठीक, तो एक तो बुनाई हो गया, दूसरा क्या हो गया, बंधाई हो गया। ओके, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, आपके काम का चीज़ें नहीं है इसमें, केवल ये तो हम बता दिए हैं कि बुनाई किसको कहते हैं। तो जैसे स्वेटर बुनना हो गया, अब काम की चीज़ें यहाँ से मिलेंगी हमें। जैसे यहाँ पर स्वेटर बुना जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बुनाई किया जा रहा है। ओके, वस्तुओं ऐसी बनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने के विविध वस्तुओं को बनाने में होता है, ठीक। जैसे एक यहाँ पर हाथ कार्गा का फोटो दिया गया है, ये महिला क्या कर रही है कि हाथ से इसको खींचने का प्रयास कर रही है। एक विशेष प्रकार की बुनाई भी होती है। क्या आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस तरह से बुने जाते हैं। इसकी बुनाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के किसी टुकड़े को बनाने में के लिए किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की लगता है नीचे दिया है। अब हम समझते हैं कि वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है। वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है, तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, ठीक। इसका इतिहास क्या है, तो बहुत पुराना है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल के लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। कभी सोचे हैं, उतना टाइम कहाँ है आपके पास। वस्त्रों के विषय में पूर्व परमाणु से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ के लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियाँ अथवा जंतुओं की चर्म अथवा समूर से अपने शरीर को ढकते थे। पहले क्या होता था, पहले क्या करते थे, पहले के जो लोग थे यानी आदि मानव थे, वृक्ष के छालों, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, ठीक, अथवा जंतुओं के चमड़ा से अपने शरीर को ढकने का काम करते थे। ओके,
लेकिन धीरे धीरे प्रगति हुआ। कुछ कृषि समुदाय में बसना आराम करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास से बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ बनाना सीखा। लताओ जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इसको बुनकर वस्त्र तैयार किए। ठीक, अच्छा, जहाँ ज़रूरत है कंसेप्ट की वहाँ हम कंसेप्ट देंगे, उतना अच्छा से देंगे जितना से शायद ही कोई समझाता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, जहाँ ज़रूरत है एक एक लाइन की वहाँ एक एक लाइन चलेंगे हम। ठीक है, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो फिर चल सकते हैं, क्योंकि एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप आज पढ़िए चाहे 3 साल के बाद पढ़िए, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं, एक बार तो पढ़ना होगा आपको। ठीक, और एनसीईआरटी में होता यह है कि चीज़ें बहुत कम लिखी गई रहती है और आपको बिटवीन द लाइन पढ़ना होता है, यानी लाइन के बीच समझना पड़ता है। तो आप अपने से भी पढ़े तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा आप मेरे साथ पढ़ें। ठीक, और इसके बाद भी कोई डाउट बचे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, लंबी लड़ियाँ बनाई, इसको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। क्या फ्लैक्स भी क्या है? तो फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होती है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि किस नदी के किनारे होती थी? तो नील नदी के किनारे। किसकी? तो रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती थी। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। क्या उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था? ठीक, और जब लोगों को सिलाई करना नहीं आता था उस समय लोग अपने शरीर को विभिन्न भागों से वस्त्र को आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए यानी ढकने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग किया करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों को सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु आज यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इसमें हम क्या सीखे थे? इसमें देखें रुई, ठीक, वस्त्र देखें, तंतु क्या होता है, कताई क्या होता है, बुनाई क्या होता है, ठीक, और धागा क्या होता है, ठीक, और धागा क्या होता है। क्लास 8 में भी इससे रिलेटेड एक चैप्टर है, तो अगर आप कमेंट कीजिएगा कि इसके बाद ही हम कवर करा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और नहीं तो हम सोच रहे हैं कि 6 को पहले कंप्लीट करके और उसके बाद धीरे से क्रम से चला जाएगा तो बेहतर होगा। हालांकि एक सोच है, आप कैसा सोचते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसके आधार पर हम काम कर लेंगे। ठीक, चलिए आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अगेन।